रीबर्थ ऑफ माफिया किंग एपिसोड 5। सिया अपने रूम में चली जाती हैं। वंश सिया के पीछे रूम में जाता है और सोफिया उन दोनों को रूम के बाहर से चुपचाप देख रही थी। सिया अपने कमरे में अंदर जाकर कोने में खड़ी हो जाती है। वंश कमरे के अंदर जाता है और सिया को पीछे से पकड़ लेता है। ये देख सोफिया तिलमिला जाती है। वंश सिर को पीछे से किस करने लगता है तो कहता है, वंश जान ऐसे गुस्सा होकर नहीं आते हैं। आरुषि का आज पहला दिन था, शायद इसीलिए उसने ऐसी हरकत कर दी, पर वह है तो तुम्हारी छोटी बहन ना। सिया मुझे आरुषि से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप और उस जुड़ल, मेरा मतलब आपकी दोस्त सोफिया से दिक्कत है। जब देखो तब हम दोनों के बीच में आती है। आप नीचे मेरे लिए लड़ रहे थे और उसने आपका हाथ पकड़कर आपको रुकवाया। कौन होती है वो जो मेरे पति का हाथ पकड़े? आप नीचे मेरे लिए लड़ रहे थे और उसने आपका हाथ पकड़कर आपको रुकवाया। कौन होती है वह जो मेरे पति का हाथ पकड़े? वंश सिया तुम्हें सोफिया की हालत पता नहीं है, इसलिए तुम इतना गुस्सा कर रही हो, पर तुम मुझ पर भरोसा रखो, मेरे दिल में सिर्फ तुम और कोई नहीं। हम दोनों के बीच में ना कभी कोई आया है और ना ही कोई आएगा, ये मेरा वादा है। सोफिया बाहर खड़े उन दोनों की बातें सुन रही थी और अपने दांत पीस रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर उसे कभी मौका मिला तो वो सिया का खून कर देंगे। सिया आप सोफिया से दूर रहें, अगर वो आपको हाथ लगाती तो आप उसका हाथ हटाए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। वंश अरे मेरी जान, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। तो सोफिया क्या चीज है? अच्छा ठीक है, अब से मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। खुश? वैसे रात हो गई है और गुस्से में तुम बहुत हॉट लग रही हो, तो क्यों ना एक राउंड हो जाए। वंश सिया को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे किस करने लगता है। सियागंज को रुकती है। सिया पहले गेट तो बंद करने दीजिए। सोफिया सिया की बात सुन लेती है और वो दीवार के पास छुप जाती है। सिया गेट लगा देती है, आज लाइट्स बंद कर देती है। सोफिया गुस्से में अपने कमरे में आती है और अपना बैग खोलकर उसमें से वंश की फोटो निकालती है। सोफिया क्यों वंश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? 3 साल पहले मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई थी, तब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाँ मैं मानती, तब मैं एक बहन जी जैसी रहती थी, पर आप क्या कमी है मुझमें? मैं छोटे छोटे कपड़े पहनती ताकि तुम्हारी नजर मेरे सुंदर बदन पर जाए, पर तुम तब भी मेरी तरफ नहीं आते। बचपन से लेकर मैं तुम्हारे सपने देख रही हूँ और तुम किसी और लड़की के हो गए, यह मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हें मैं अपना बना कर रहूंगी, चाहे ऐसे या फिर वैसे। सोफिया अपने कमरे में जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से वंशाच्या को उसके कमरे में आना पड़ता है। वंश क्या हुआ सोफिया, तुम अचानक से ऐसे क्यों चला रहे हो? सोफिया वंश मुझे ना बहुत डर लग रहा है, क्या मैं आज की रात तुम्हारे साथ सो जाऊं? वंश सोफिया के इतने अजीब सवाल सुनकर सिया अपना मुंह बना लेती है, पर वंश उसे हाँ कर देता है। सिया के पास और कोई चारा नहीं था सोफिया को अपने कमरे में सुलाने के अलावा, वो उसे अपने कमरे में ले जाती है। वंश रसिया अपने बेड पर जाकर ही बैठते हैं कि सोफिया भी उनके बीच में जाकर बैठ जाती है। सिया को सोफिया का ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सोफिया से कहती है कि तुम वहां सोफे पर सो सकती हो, पर सोफिया वंश का हाथ ही नहीं छोड़ती। वंश एक काम करते हैं, सोफे पर मैं सो जाता हूँ और तुम दोनों यहाँ बेड पर आराम से सो जाओ। वंश इतना कहकर अपना पहल और एक चादर लेकर चला जाता है। वंश को सोफे पर सोता हुआ सिया देख रही थी। सिया की नजरें सोफिया पर जाती है तो सोफिया भी वंश को ही निहार रही थी। काफी लेट हो जाता है, वंश और सिया की नींद लग जाती है। सोफिया पहले सिया को चेक करती है कि कहीं सिया जाग तो नहीं रही है। सोफिया सिया की आंखों के सामने तकिया लेकर आती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि वो उसका मुंह दबा रही है, पर सिया अपनी आंखें नहीं खुलती। सोफिया निश्चिंत हो जाती है। सोफिया धीरे से बेड पर से उठती है और वंश के सोफे के पास जाती है। वो अपना हाथ वंश के मुंह के सामने हिलाती है, पर वंश नहीं उठता। वंश को गहरी नींद में सोता हुआ देख सोफिया वंश का हाथ अपने हाथ में रखते हैं, उसके हाथ को बहुत सारी किस करती हैं। सोफिया वंश का हाथ अपने पूरे बदन पर टच करती है, जिससे सोफिया को बहुत अच्छा फील हो रहा था, तो फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ती है। सोफिया वंश का हाथ अपने ब्रेस्ट पर रखती है और उसे फील करने लगती। धीरे धीरे सोफिया वंश का हाथ अपने ब्रेस्ट पर फेरती और फिर उसका हाथ अपने ब्रेस्ट में डाल लेती। सोफिया वंश का हाथ अपने ब्रेस्ट पर रखती है कि वंश करवट लेने के लिए हिलता है। सोफिया डर जाती है और अपने बेड पर जाकर वापस सो जाती है। सुबह हो जाती है। सिया सुबह उठती है और वंश को देखती है। उसकी नजर वंश के हाथ पर जाती है जो सोफे से बाहर लटक रहा था। उस हाथ पर पिंक कलर की लिपस्टिक के निशान थे। सिया सोफिया के लिप्स देखती है और उसके लिप्स पर वही पिंक लिपस्टिक लगी हुई थी जो वंश के हाथ पर लगी है। सिया समझ जाती है कि ये सब सोफिया का करा धरा है। सिया सोफिया को उठाने जाती है।
उसे सोफिया से ये सवाल करना था कि रात में वो वंश के पास क्या कर रही थी। सिया जैसी सोफिया को हाथ लगाने जाती है, वंश सिया को पीछे से पकड़ के चुपचाप वॉशरूम में ले जाता है। सुबह हो जाती है। सिया सुबह उठती है और वंश को देखती है। उसकी नजर वंश के हाथ पर जाती है जो सोफे से बाहर लटक रहा था। उस हाथ पर पिंक कलर की लिपस्टिक के निशान थे। सिया सोफिया के लिप्स देखती है और उसके लिप्स पर वही पिंक लिपस्टिक लगी हुई थी जो वंश के हाथ पर लगी है। सिया समझ जाती है कि ये सब सोफिया का करा धरा है। सिया सोफिया को उठाने जाती है। उसे सोफिया से ये सवाल करना था कि रात में वो वंश के पास क्या कर रही थी। सिया जैसी सोफिया को हाथ लगाने जाती है, वंश सिया को पीछे से पकड़ के चुपचाप वॉशरूम में ले जाता है। सिया क्या कर रहे हैं आप? वंश शुश, आज तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। और वैसे भी अपनी बीवी के साथ रोमांस करने का कोई समय नहीं होता। वंश साबर चालू करके सिया को शावर के नीचे ले जाता है और उसकी ब्लाउज की डोरी खोलता है। उसके साड़ी का पल्लू जोर से खींचता है तो सिया की आहह निकल जाती है। उसे सुनकर सोफिया की नींद खुल जाती है। वो अपने आजू बाजू सिया और वंश को देखती है पर उसे वो दोनों कमरे में नहीं दिखते। सोफिया को सिया और वंश की आवाज वॉशरूम से आ रही थी तो वो वॉशरूम की तरफ जाती है और वॉशरूम के गेट पर अपना कान लगाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश करती है। सिया आह है, क्या कर रहे हैं वंश जी, आप थोड़ा धीरे कीजिए ना। आह है। सिया की ऐसी आवाजें सुनकर सोफिया बहुत गुस्से में आ जाती है और वो रूम में टंगी सिया और वंश की फोटो को जोर से पटक देती है और उनके कमरे से चली जाती है। सोफिया गुस्से में आकर वंशी और सिया के कमरे से निकल जाती है, बालवीर से टकरा जाती है। सोफिया ने छोटी सी नाइटी पहनी हुई थी जिसका गला बहुत डीप था आगे से। सोफिया वीर से टकराए उस वजह से उसके बड़े बड़े ब्रेस्ट हिल जाते हैं और उसके साथ साथ उसका पूरा बदन हिल जाता है। वीर सोफिया के ब्रेस्ट को देखने लगता है। वीर की नजर है उसके ब्रेस्ट पर से नहीं मिलती। सोफिया ये देखती है कि वीर उसकी बॉडी में इंटरेस्ट ले रहा है। सोफिया वीर को देखते हुए अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ती है। वीर सोफिया के पीछे पीछे आता है। सोफिया अपने कमरे में जाकर रुक जाती है। वीर उसी के पीछे उसके कमरे में जाता है और उसके कमरे का गेट बंद कर देता है। सोफिया वीर की तरफ देखती है। उसके हाथ से उसका रबर बैंड गिर जाता है तो सोफिया उस रबर बैंड को उठाने के लिए नीचे झुकती है तो उसके ब्रेस्ट पूरे वीर को दिख जाते हैं। वीर उसे देखकर अपने आप को काबू नहीं कर पाता। वीर, क्या बदन है तुम्हारा सोफिया, आप इसे छूने और खाने का बहुत मन कर रहा है तो क्या मैं? सोफिया, हाँ हाँ वीर, क्यों नहीं, वैसे भी समुद्र के थोड़े से पानी को अगर पी लिया जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है और अगर इतने सुंदर शरीर को देखकर कोई मर्द आकर्षित ना हो तो क्या मतलब मैं सुंदर होने का। सोफिया और वीर दोनों के अंदर आग लगी थी। दोनों ही एक दूसरे को उस निगाहों से देख रहे थे। दोनों बिना समय गंवाए एक दूसरे को कस के पकड़ लेते हैं। वीर का हाथ सोफिया के ब्रेस्ट पर होता तो एक हाथ उसके बालों में और फिर उस कमरे की लाइट बंद कर देता। सोफिया सीखने की कोशिश करती पर वीर उसका मुंह दबा देता जिससे कि किसी को घर में कुछ पता ना चले। नाश्ते का टाइम हो जाता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं पर वीर और सोफिया किसी को नजर नहीं आते। रमा, आरुषि बहू वीर कहाँ है? आरुषि, पता नहीं माँ, 3 घंटे पहले वो कमरे से निकल गए थे फिर पता नहीं कहाँ गए। रुकिए, मैं अभी फोन लगाकर पूछती हूँ। आरुषि वीर को कई बार फोन लगाती पर वीर उसका फोन नहीं उठाता। सिया को डाइनिंग टेबल पर सोफिया नहीं दिखती तो वह उसके कमरे में से बुलाने चली जाती। सिया सोफिया के कमरे का गेट खटखटाती है और सिया, सोफिया, सब लोग नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अंदर से कोई आवाज नहीं आती। सिया फिर से गेट खटखटाती है। सोफिया अंदर से ही चिल्लाकर कहती है, हाँ मैं 10 मिनट में नीचे आ रही हूँ, तुम चलो। सिया सोफिया के रूम के बाहर से जाने वाली थी, उसे सोफिया की आह की आवाज आती है। सिया, क्या हुआ सोफिया, अंदर से कैसी आवाज आ रही है? गेट खोलो। सोफिया अंदर से चिल्लाकर, कुछ नहीं, बस वो बाथरूम के दरवाजे में मेरा हाथ लग गया, तुम चलो मैं आ रही हूँ। सिया को थोड़ा शक तो होता है पर रमा नीचे से चिल्लाती है, ओ महारानी कहाँ चली गई? नीचे आ और सबको नाश्ता करा। वो बिना कुछ सोचे नीचे चली जाती। वीर ने अभी अभी आरुषि से शादी की और आप बहुत सोफिया के साथ ऐसी हरकतें कर रहा है। सोफिया और वीर दोनों कपड़े पहनते हैं और रूम से बाहर आते हैं तो वीर सोफिया से, अब कब मैं इस समुद्र का पानी पी पाऊंगा? सोफिया, बहुत ज्यादा, या हो सकता है आज रात में। दोनों एक साथ नीचे आते हैं तो आरुषि पूछती, वीर आप ऊपर से 3 घंटे पहले नीचे आए थे और अभी आप ऊपर से नीचे वापस आ रहे हैं, कहाँ थे आप इतनी देर से? वीर, हाँ आरुषि, मैं 3 घंटे पहले नीचे आया था, फिर मुझे किसी का फोन आ गया और मुझे नेटवर्क नहीं आ रहा था तो मैं ऊपर बात करने चला गया।
अब कितने सवाल करने हैं, मुझे भूख लग रही है, चलो गर्मा गर्म नाश्ता कराओ। सारे लोग इकट्ठे हॉल में नाश्ता कर रहे थे। इसी बीच आरुषि ने हनीमून की बात छेड़ दी। आरुषि, वीर, हमें हनीमून के लिए कहीं जाना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगता? वीर, हाँ हाँ, हम हनीमून के लिए चलते हैं ना। कहाँ चलना है तुम्हें हनीमून के लिए, बताओ। आरुषि, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। वीर, ठीक है तो हम वही चल देंगे, तुम हमारा सामान पैक करो, मैं जल्दी से ट्रेन की टिकट लेकर आता हूँ। आरुषि जोर जोर से हंसने लगती है और वीर से कहती, वीर वीर, स्विट्जरलैंड ट्रेन से नहीं फ्लाइट से जाते हैं, आपको इतना भी नहीं पता। मैं हम दोनों का बैकपैक करके रखूंगी, तुम फ्लाइट की टिकट बुक करो और हम आज ही स्विट्जरलैंड के लिए निकलेंगे। आरुषि की हनीमून की बात सुनकर वंश सिया से कहता है, वंश, सिया, तुम भी अपना बैकपैक कर लो, हम भी आज ही स्विट्जरलैंड चलेंगे हमारे हनीमून के लिए। हमारी भी अभी अभी शादी हुई है। सिया बड़ों के सामने अपने हनीमून की बात सुनकर शर्मा कर धीरे से कहती है, जी, और सबको नाश्ता कराती है। सोफिया, आप दोनों स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं तो क्यों ना मैं भी आपके साथ चल दूं। आप लोग अपना घूमिएगा, मैं अपना घूम लूंगी, और मुझे भी स्विट्जरलैंड देखना है। सिया सोफिया को मना करने वाली थी कि वीर कहता है, वीर, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी। सोफिया, आप दोनों स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं तो क्यों ना मैं भी आपके साथ चल दूं। आप लोग अपना घूमिएगा, मैं अपना घूम लूंगी, और मुझे भी स्विट्जरलैंड देखना है। सोफिया सोचती है कि मैं जितना ज्यादा टाइम वंश के पास रहूंगी उतना वंश मेरी तरफ आकर्षित होगा, इसलिए वह पंच के पीछे पीछे सुबह से लाइन जाने के लिए तैयार हो जाती है। सिया सोफिया को मना करने वाली थी कि वीर कहता है, वीर, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी। वंश सोफिया को अपने कारण की वजह से स्विट्जरलैंड ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह सोचता है कि अगर सोफिया भी स्विट्जरलैंड जाएगी तो उसे दोनों हाथ से लड्डू खाने को मिलेंगे। दोनों हाथ से लड्डू खाने का मतलब है वो एक तरफ आरुषि के साथ रहेगा और दूसरी तरफ सोफिया के साथ, उसका जब मन करेगा वो उस लड़की के साथ सोएगा। पांचों लोग स्विट्जरलैंड जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी टाइम वंश को एक फोन कॉल आता है। वंश, रघु, मेरी गन लेकर गाड़ी में आओ। वंश बिना कुछ बोले गुस्से में घर से निकल जाता है। आज उसने सिया को ना ही बाय बोला और ना ही उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। सिया दूर खड़ी बस वंश को देखती रह जाती है। वीर सोफिया को देखकर खुश हो रहा था और उसे आंख मारता है। वीर, आरुषि, सिया, सोफिया, तुम तीनों पैकिंग कर लो, मैं टिकट्स लेकर आता हूँ, हम आज रात ही स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाएंगे। तीनों पैकिंग करने चली जाती हैं और वीर टिकट लेने चला जाता है। सिया अपने कमरे में आती है तो उसे वंश की खामोशी चुभती है। वंश ने जाते टाइम उससे अच्छे से बात नहीं की, सिया को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सिया वंश को फोन करती है। वंश फोन नहीं उठाता। सिया उसे फिर से फोन करती है, वंश इस बार भी फोन नहीं उठाता। सिया एक और बार वंश को फोन करती है, इस बार वंश फोन उठा लेता। वंश, क्यों बार बार फोन कर रही हो, जब मैं फोन नहीं उठा रहा हूं तो तुम्हें समझ नहीं आता क्या? आइंदा मुझे फोन मत लगाना। वंश चिल्लाकर फोन काट देता है। सिया दंग रह जाती है वंश की बात सुनकर। उसे समझ नहीं आता कि ये वही वंश है जो उस पर अपनी जान छिड़कता है, और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वंश ने इतनी बदतमीजी से सिया से पहली बार बात की। वीर फ्लाइट की टिकट लेकर घर आ जाता है। वो खुद के कमरे से पहले सोफिया की कमरे की तरफ जाता है और सोफिया को पीछे से हक कर लेता है। वीर सोफिया को बेड पर धक्का दे देता है और खुद उसके ऊपर चढ़ जाता है, सोफिया के कपड़े हटाने लगता है। सोफिया, वीर, मुझे पैकिंग करनी है, और अगर तुम्हारी बीवी ने तुम्हें मेरे कमरे में देख लिया ना तो तुम्हें कमरे में भी नहीं घुसने देगी। वीर, आरुषि को पता चलेगा तब ना। हम कभी आरुषि को पता ही नहीं लगने देंगे तो कैसे उस बच्ची को पता चलेगा हम दोनों के बारे में। इतना कह के दोनों हंसने लगते हैं। सिया का मन नहीं था कि वो पैकिंग करे, इसलिए वो अपने पूरे कपड़े वैसे ही छोड़ देती है और वो कोई पैकिंग नहीं करती। रात हो जाती है। सब लोग वंश का इंतजार कर रहे थे कि कब वंश आएगा और कब वो लोग यहाँ से स्विट्जरलैंड जाएंगे। सबकी पैकिंग हो गई थी पर सिया और वंश की कोई पैकिंग नहीं हुई थी। फ्लाइट का टाइम नजदीक आ जाता है पर अभी तक वंश घर नहीं आया था। सिया आरुषि से कहती है, सिया, आरुषि, तुम और सोफिया स्विट्जरलैंड चले जाओ, शायद वंश जी को आज टाइम लगेगा घर आने में, तो तुम लोग हमारी वजह से क्यों अपनी ट्रिप खराब करो। आरुषि, हाँ वीर, हम लोग चलते हैं, हम क्यों इनकी वजह से हमारी ट्रिप खराब करें। वीर कुछ कहता है से पहले सोफिया, सोफिया, आरुषि, तुम और वीर चले जाओ, मुझे भी कुछ काम याद आ गया है, रोहतक में तो मैं नहीं आ पाऊंगी पर तुम दोनों एंजॉय करना और हमारे लिए बहुत सारी फोटोज खींचना। वीर जब ये सुनता है कि सोफिया स्विट्जरलैंड नहीं जा रही है तो वो भी कुछ बहाना बनाकर आरुषि को मना कर देता है और अब स्विट्जरलैंड कोई नहीं जाता।
स्विट्जरलैंड नहीं जाने के कारण सबका मुंह लटक जाता है। वंश घर नहीं आता, इस वजह से सिया ट्रिप पर नहीं जा पाती। सोफिया वंश की वजह से नहीं जा पाती। सोफिया नहीं जा रही थी तो वीर को मजा नहीं आया, इस वजह से वीर और आरुषि का ट्रिप पर जाना भी कैंसिल हो जाता है। सब लोगों का मूड खराब हो जाता है। वो लोग अपने अपने बैग उठाकर अपने रूम में जा ही रहे थे कि बाहर वंश की गाड़ी की आवाज आती है। वंश कार से निकलकर लड़खड़ाता हुआ घर के अंदर आता है और वंश को सहारा रघु दे रहा था। वंश के शर्ट पर खून के निशान थे, उसके हाथ खून से रंगे हुए थे और उसकी पिस्तौल उसकी कमर में फंसी हुई थी। सिया वंश को इस रूप में देखकर डर जाती है और उसके आंसू निकल जाते हैं। सिया को यूं डरी सहमी देख रमा बोलती, रमा मेरा बेटा कोई भूत प्रेत नहीं है जो तुम डर रही हो उससे, जा अपने पति को सहारा दे और उसे कमरे में लेकर जा। इतना कहकर वहां से सारे लोग चले जाते हैं। सिया वंश को कंधे से सहारा देती है, पर सिया का वजन वंश से बहुत कम था, जिसकी वजह से वो वंश को संभाल नहीं पा रही थी और सिया वंश से हाइट में भी बहुत कम थी। वंश सिया को देखता है कि सिया उसे सहारा दे रही है तो वंश सिया को धक्का दे देता है। सिया गिर जाती है, फिर भी वो उठती है और फिर से वंश को सहारा देती है तो वंश इस बार भी सिया को धक्का दे देता है। इस बार सिया को धक्का कुछ ज्यादा ही जोर से लग जाता है। सिया दीवार से टकरा जाती है और सिया के सर से खून आने लगता है, पर सिया अपनी चोट को नजरअंदाज करके वंश को सहारा देती है और उसे अपने कमरे में लेकर जाती है। कमरे में पहुंचकर वंश सिया से, वंश मत छुओ मुझे, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। सिया कुछ समझ नहीं आता कि वंश ऐसा क्यों कह रहा है, जबकि गुस्सा तो सिया को होना चाहिए वंश से, क्योंकि उसने सिया का ट्रिप खराब किया। सिया, वंश जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या हो गया है आपको? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? कमरे में पहुंचकर वंश सिया से, वंश मत छुओ मुझे, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। सिया कुछ समझ नहीं आता कि वंश ऐसा क्यों कह रहा है, जबकि गुस्सा तो सिया को होना चाहिए वंश से, क्योंकि उसने सिया का ट्रिप खराब किया। सिया, वंश जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या हो गया है आपको? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? वंश क्या कहा तुमने, मेरी पत्नी हो? तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली पति क्या होता है। वंश इतना कह के रूम का गेट लगा देता है और बेड पर जितने कपड़े पड़े हुए थे उन्हें फेंक देता है। वंश सिया को उठाकर जोर से बेड पर भटकता है। वंश अपने कपड़े फाड़ देता है। सिया वंश को इतना एग्रेसिव देखकर डर जाती है। सिया, ये क्या कर रहे हैं वंश जी आप ऐसे नहीं थे, क्या हो गया है आपको? सिया इतना कहती है कि वंश उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और सिया को हट करने लगता है। वंश सिया को किस करने लगता है, वो किसके साथ उसे बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से सिया को बहुत दर्द होता है। सिया चीखने लगती है। वंश उसके मुंह पर हाथ रख देता है। आज वो एक जानवर बन गया था सिया के लिए। वंश एक एक करके सिया के सारे कपड़े फाड़ देता है। वंश बहुत अग्रेसिवली सिया के कपड़े फाड़ रहा था, जिसकी वजह से सिया के शरीर पर वंश के नाखून के निशान भी पड़ जाते हैं। सिया तड़प रही थी और उसकी चीख के साथ साथ उसके आंसू भी बहे जा रहे। रात के 12 बजे से लेकर सुबह तक वंश सिया को नोचता रहता है। आज वंश के अंदर हैवान घुस गया था, सिया को ऐसा लग रहा था। सिया बस चीखे जा रही थी, उसके दर्द का एहसास सिर्फ सिया को हो रहा था। सिया रो रो के लाल हो चुकी थी, उसकी आंखें सूज गई थी और उसका बदन खून से लथपथ हो गया था। रात भर वंश सिया को नहीं छोड़ता, उसकी चीख रात भर गूंजती उस कमरे में। सिया की हालत अब ऐसी हो गई थी कि उसके गले से चीख भी नहीं निकल रही थी। सिया बेहोशी की हालत में थी, पर वंश अभी भी नहीं रुकता। दूसरी तरफ आरुषि वीर से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने स्विट्जरलैंड जाने का ट्रिप कैंसिल किया। आरुषि, वंश और सिया नहीं जाना चाहते स्विट्जरलैंड तो ना जाए, पर हम तो चल सकते थे ना हमारे हनीमून के लिए, पर नहीं, आपको तो मुझसे ज्यादा अपने भाई में इंटरेस्ट है ना, इसीलिए तो वो नहीं जा रहा तो आप भी नहीं गए। मुझे आपसे बात नहीं करनी। वीर, ऐसे गुस्सा नहीं होते आरुषि, हम फिर कभी चल देंगे। मुझे मेरे भाई से ज्यादा तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम हो ही इतनी टेस्टी, और रही बात हनीमून की तो उसकी कसर मैं अभी पूरी कर देता हूँ। आरुषि, आपने मेरा ट्रिप कैंसिल किया तो मैं भी आज आपको कुछ नहीं करने दूंगी। हटिए दूर मुझसे। वीर, अच्छा जी। वीरदेव ठाकुर को मना करना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी एक बार मना करने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? वीर जैसे आरुषि के पास आता है तो आरुषि है उसे धक्का दे देती है। आरुषि बोला, ना हट जाओ वीर, मैं आज बिल्कुल तुम्हें छूने नहीं दूंगी। आरुषि के शब्द वीर को कड़वे लगते हैं और वो उसी वक्त अपने रूम से बाहर चला जाता है। वीर अपने कमरे से बाहर जाता ही है कि उसे किसी का फोन आता है। वो फोन पर बात करते करते अपनी कार में बैठता है और इतनी रात में ही वहां से चला जाता है। आज वीर ना ही आरुषि के साथ और ना ही सोफिया के साथ कुछ करता।
पता नहीं अब किस पर उसकी गंदी नजर पड़ी है, जो इतनी रात में एक फोन आने पर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। वीर के जाने के बाद आरुषि सोचती है कि उसने आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया, शायद उसे वीर को धक्का नहीं देना चाहिए था। अगर वो वीर को धक्का नहीं देती तो वीर इतनी रात में घर से बाहर नहीं जाता। आरुषि अपने आप से कहती है कोई बात नहीं, फिर आज आपको समय पर जब आप घर आएंगे तो मैं आपको एक सरप्राइज दूंगी और उस सरप्राइज से आपका गुस्सा पिघल ही जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर यू माई हबी। सुबह 7:30 सुबह हो जाती है। वंश सो जाता है पर सिया वो सिर्फ सिसकियां ले रही थी। कुछ देर बाद वंश होश में आता है। सिया वंश को हिलते हुए देख डर जाती है और जोर से रोने लगती है। वंश सिया की तरफ देखता, वंश जान क्यों रो रही हो तुम? और तुम्हारे शरीर पर निशान कैसे आए? तुम्हारी आंखें भी सूज रही हैं, क्या हो गया? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। सिया वंश की सब बातें सुनकर सोचने लगती है कि वंश ने ये सब किया और उन्हें कुछ याद भी नहीं। सिया रोते हुए और डरते हुए वंश को कल रात की सारी बात बताती है और याद दिलाती है कि ये सब आपने मेरे साथ किया। वंश सिया की बात सुनकर होता है और अपने आप को आईने में देखता है तो उसे याद आता है कि कल रात को तो उन्हें स्विट्जरलैंड के लिए निकलना था, पर वंश की वजह से उन सब का प्लान कैंसिल हुआ और उसने सिया के साथ ये सब किया। वंश आई एम सॉरी जान, मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैंने ये हरकत कब और कैसे की। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता तो मैं दर्द देने का, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। वंश और सिया बिस्तर पर नेकेड पड़े थे। वंश बेड पर से उठता है और लाइट चालू करता है तो वो सिया के ऊपर अपने नाखूनों के निशान देखता है। वंश को अपनी हरकत पर शर्म आती है। वंश सिया का हाथ पकड़ता है और उसे उठाता है तो सिया चीख देती है। सिया अपने आप को उठा नहीं पाती क्योंकि रात भर वंश ने उसे नहीं छोड़ा, वो जानवरों की तरह उसके साथ रात भर लगा रहा, जिस वजह से सिया की हालत बहुत खराब हो गई थी। वंश सिया को धीरे से अपनी गोद में उठाता है और उसे वॉशरूम में ले जाता है। वंश सिया के ऊपर पानी डालता है और उसके पूरे बदन को साफ करता है, फिर वो अपने बैग की बेड शीट चेंज करता है और सिया को साफ बेड पर लेटाकर उसकी घाव पर दवाई लगाता है। वंश सिया को ढीले ढाले से कपड़े पहनाता है जिससे सिया के घाव पर कपड़े ना रगड़े। वंश भी अब नहाकर कपड़े पहन लेता है और वो नीचे सिया के लिए नाश्ता लेने चला जाता है। वंश नीचे आता है और सीधे किचन के अंदर जाता है। रमा और संग्राम दोनों वंश को किचन में जाते हुए देख टोकते। रमा, वंश तू कहाँ किचन में जा रहा और बहू कहाँ है? आज नाश्ता बनाने के लिए भी नीचे नहीं आई। मैं तो पहले ही कहती थी कि गरीब घर की लड़की को ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। देखा ना नाच रही है ना सर पर, और तुझे किचन में नाश्ता लेने को भेजा है उसने, आजकल को पता नहीं क्या करेगी। वंश सिया के खिलाफ इतनी बातें सुनकर रमा को हाथ दिखाता है और बिना कुछ बोले वो किचन से नाश्ता लेकर अपने कमरे में चला जाता है। रमा, वंश तू कहाँ किचन में जा रहा और बहू कहाँ है? आज नाश्ता बनाने के लिए भी नीचे नहीं आई। मैं तो पहले ही कहती थी कि गरीब घर की लड़की को ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। देखा ना नाच रही है ना सर पर, और तुझे किचन में नाश्ता लेने को भेजा है उसने, आजकल को पता नहीं क्या करेगी। वंश सिया के खिलाफ इतनी बातें सुनकर रमा को हाथ दिखाता है और बिना कुछ बोले वो किचन से नाश्ता लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वंश अपने हाथ से सिया को नाश्ता कराता है। सिया वंश को ही देख रही थी कि कल रात को वंश ने मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया और आज मुझे अपने हाथ से नाश्ता करा रहे हैं। वंश सिया को देखता तो सिया डर जाती, सहम जाती। वंश, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है सिया, तुम्हें जो गलती कल हुई वो आइंदा नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। सिया चुपचाप नाश्ता कर लेती है और जैसे ही वह बेड से उठती है तो वंश उसे वापस आराम से बेड पर लेटा देता है। वंश, तुम नहीं उठाऊंगी, तुम्हें सिर्फ आराम करना है और मैं भी आज घर से बाहर नहीं जाऊंगा, देखता हूँ तुम्हें कौन काम करने के लिए कहता है। सिया पर वंश, कोई परवर नहीं सुनना है मुझे, तुम बस रेस्ट करो। वंश सिया को ब्लैंकेट उड़ा देता है और एस बड़ी ई को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखकर उस रूम से निकल जाता है। सिया भी अब अच्छा फील कर रही थी। सिया अपनी आंखें बंद करती है तो उसकी आंखों के सामने वंश देखता है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी और वो शर्ट पर खून के निशान थे। वंश के हाथ भी खून से रंगे हुए थे और उसके हाथ में पिस्तौल थी। सिया को बार बार कल रात का याद आ रहा था जिसकी वजह से वो सो नहीं पाती। वंश ने सिया को आराम करने के लिए कहा था, इसलिए वो बेड से नहीं उठती, बस आंखें बंद करके बेड पर पड़ी रहती हैं। वीर घर आ जाता है, वह सीधे अपने रूम में जाता। वह जैसे ही अपने रूम का गेट खोलता है तो आरुषि छोटी सी नाइटी पहनकर उसका इंतजार कर रही थी। वीर आरुषि को देखकर इग्नोर कर देता है और अपने कपड़े अलमारी से निकालता है। आरुषि वीर को पीछे से जाकर पकड़ लेती है और वीर के कान में कहती है, आरुषि अब तुम मुझसे इतना गुस्सा होगे?
मैं तड़प रही हूँ तुम्हें छूने के लिए और तुम मुझसे दूर दूर भाग रहे हो वीर। वीर बिना कुछ कहे नहाने चला जाता है। आरसीबी सेट हो जाती है। वह नाइटी चेंज करके वापस साड़ी पहन लेती है। वीर नहा कर आता है और देखता है कि आरुषि ने वापस साड़ी पहन ली। वीर तुम्हें तो मनाना भी नहीं आता और उसे मनाना किसे कहते हैं ये मैं तुम्हें बताता हूँ। वीर आरुषि को कस के पकड़ लेता और आरुषि का एक तरफ का ब्लाउज नीचे करके उसके कंधे को लिक करने लगता है। वीर के लिक करने की वजह से आरुषि के शरीर में कट दौड़ता है। आरुषि का एक हाथ वीर के बालों में होता है तो एक हाथ उसके चेस्ट पर। आरुषि अपने हाथ से वीर के बाल खींचने लगती है। वीर भी धीरे धीरे आरुषि के बदन पर आगे बढ़ने लगता है। वीर आरुषि को अपनी बाहों में उठाकर व्हाट्सएप में ले जाता और पूरा गीला कर देता है। वीर आरुषि की साड़ी धीरे धीरे खोलता है और उसके पूरे शरीर पर साबुन लगा देता है। वीर आरुषि के पूरे बदन पर अपने हाथों से मालिश करने लगता है। वीर का हाथ कभी आरुषि के ब्रेस्ट पर जाता तो कभी उसकी कमर पर, कभी उसके हाथों को छूता तो कभी उसके थाइस को। आरुषि के मुंह से बस आह आह निकल रहा था। धीरे धीरे वीर बहुत अग्रेसिव होने लगा था। वीर धीरे से अपना हाथ आरुषि के थाइस के बीच में लेकर जाता है और अपनी फिंगर अंदर डाल देता है। जैसे ही फिंगर अंदर जाती आरुषि की चीख निकल जाती। वीर अभी तो ये बस शुरुआत है बेबी। पूरी जिंदगी में तुमसे कितनी चीखें निकलवाऊंगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। वीर आरुषि को गोद में उठाकर बेड पर ले आता है और रूम की लाइट बंद कर देता है। दोपहर का टाइम हो जाता है। रमा सोचती है कि ना ही वंश और उसकी पत्नी नीचे आए और ना ही आरुषि और वीर। रामा अपना सोच रही थी कि बाहर से संग्राम देव ठाकुर आ जाता है। संग्राम रमा सबको नीचे बुलाकर लाओ मुझे कुछ बात करनी है। रमा दोनों को बुलाने उनके कमरे में चली जाती है। रमा वंश का गेट खटखटाने ही वाली थी कि वंश वहां पर आ जाता है। वंश क्या है माँ मैंने बताया था ना कि सिया की तबीयत खराब नहीं है, अगर तुम गेट खटखटाओगी तो वो उठ नहीं जाएगी क्या। रमा मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी महारानी को उठाने का। बाऊजी नीचे बुला रहे हैं इसलिए बुलाने आई थी, आ जाना नीचे और हाँ वीर को भी बोल देना। तुम्हारे बाप जी ने तुम चारों को नीचे बुलाया है। रमा और वंश दोनों बात कर ही रहे थे कि उन्हें वीर के कमरे से आरुषि की आह आह है सुनाई दे देती है। वंश मुझे नहीं लगता कि वीर के पास नीचे आने का टाइम है। मैं और सिया टाइम से आ जाएंगे और अगर वीर को नीचे बुलाना है तो माँ तुम खुद बुलाने जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। रमा मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी महारानी को उठाने का। बाऊजी नीचे बुला रहे हैं इसलिए बुलाने आई थी, आ जाना नीचे और हाँ वीर को भी बोल देना। तुम्हारे बाऊजी ने तुम चारों को नीचे बुलाया है। रमा और वंश दोनों बात कर ही रहे थे कि उन्हें वीर के कमरे से आरुषि की आह आह है सुनाई दे देती है। वंश मुझे नहीं लगता कि वीर के पास नीचे आने का टाइम है। मैं और सिया टाइम से आ जाएंगे और अगर वीर को नीचे बुलाना है तो माँ तुम खुद बुलाने जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। वंश वीर के कमरे में जाने से मना कर देता है। मजबूरन रमा को ही उसके कमरे के बाहर जाकर गेट खटखटाना पड़ता है। रमा वीर का गेट खटखटाती है और कहती है भाऊजी नीचे बुला रहे हैं, दोनों जल्दी से आ जाओ। रमा इतना कहकर मुंह बनाकर वहां से नीचे चली जाती है। रमा नीचे जाते जाते सोचती है कि भले ही सिया मुझे पसंद नहीं है पर फिर भी उसने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे हम बड़ों को शर्म आए, और ये वीर की दुल्हन उसे बिल्कुल शर्म लिहाज कुछ है ही नहीं। दिन दहाड़िया ऊहे आवाजें निकाल रही है। राम राम, यह आजकल के बच्चे भी। सारे लोग नीचे आ जाते हैं। संग्राम और रमा हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। पुनिया सबके लिए पानी लेकर आती है। वंश सिया को सोफे पर बिठा देता है। संग्राम अब वीर ने शादी कर ही ली है तो समाज को वीर की बहू का मुंह तो दिखाना ही पड़ेगा, तो मैंने सोचा है कि हम लोग एक रिसेप्शन पार्टी देते हैं वीर की शादी की खुशी में, जिससे सब लोगों को वीर की शादी का भी पता चल जाए और वीर की बहू को भी सब लोग देख लेंगे। मैंने पंडित जी को बुलाया है, वो बस आते ही होंगे। उनसे हम एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा आएंगे और उस मुहूर्त में वीर और आरुषि की शादी की पार्टी रखी जाएगी। आरुषि अपनी रिसेप्शन पार्टी को लेकर खुश हो जाती है। उसके मन में रिसेप्शन पार्टी को लेकर बहुत सारे ख्वाब आ जाते हैं कि वो कौन सी साड़ी पहनेगी, कौन सी ज्वेलरी पहनेगी, कौन सी सैंडल पहनेगी और वो रिसेप्शन पार्टी में क्या क्या करवाएगी। आरुषि ने सोच लिया था कि वो अपनी सारी फ्रेंड्स को उसकी रिसेप्शन पार्टी में बुलाएगी, क्योंकि आरुषि चाहती है कि वह सबको ये बताए कि उसकी शादी कितने बड़े घर में हुई है। आरुषि बचपन से ही बड़े घर का ख्वाब देखा करती थी और वो ख्वाब अब जाकर सच होता है। आरुषि की शादी को कुछ दिन ही हुए थे पर उसको पैसों का घमंड और अकड़ आ गया था। आरुषि बिना हिचकिचाए, बिना डरे बड़ों के सामने मुंह खोल देती है और कहती है। आरुषि बाऊजी में सोच रही थी कि रिसेप्शन पार्टी
के लिए मुझे ना 50 लाख का लहंगा चाहिए वो जो माधुरी दीक्षित ने पहना था ना वो वाला। मुझे ज्वेलरी भी उसी के साथ के मैच की चाहिए। भाऊजी मैं चाहती हूँ कि रिसेप्शन पार्टी वाले दिन मुझे मेकअप आर्टिस्ट तैयार करने आए और मेकअप आर्टिस्ट मुंबई का फेमस मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए क्योंकि मुझे मेरे रिसेप्शन पार्टी वाले दिन सबसे सुंदर दिखना है। आप सब भी थोड़े ढंग के कपड़े पहनना वो क्या है ना कि मेरी रिसेप्शन पार्टी में मीडिया वाले भी आएंगे तो हम सब सबसे अच्छे दिखने चाहिए। आरुषि की बातें सुनकर संग्राम को बहुत गुस्सा आता है। वो मन में सोचता है कि बड़ों के सामने कुछ कायदा मर्यादा होता है पर ये लड़की सब कुछ बेच खाई है। संग्राम वीर को घूर रहा था पर वीर आरुषि से कुछ नहीं कहता। आरुषि और हाँ बाऊजी रिसेप्शन पार्टी ग्रैंड होनी चाहिए ताकि सबके मुंह से ये निकले कि रिसेप्शन पार्टी हो तो आरुषि और वीर की रिसेप्शन पार्टी जैसी एकदम ग्रैंड। आरुषि इतना कहकर मटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है और वीर आरुषि के पीछे पीछे चला जाता है। संग्राम सिया की तरफ देखता है क्योंकि आरुषि सिया की छोटी बहन है। सिया अपने गर्दन नीचे करके खड़ी हुई थी कि तभी पंडित जी घर आ जाते हैं। संग्राम नमस्ते। नमस्ते पंडित जी, आइए आइए आइए, पुनिया पंडित जी के लिए जली लेकर आओ। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते ठाकुर साहब। पंडित जी जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो सिया सोफे पर से उठ के सर पर पल्लू रख के पंडित जी के पैर छूते हैं, पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी सदा सुहागन रहो पुत्री। सिया को देखकर सोफिया भी पंडित जी का पैर छूने आती है। पंडित जी तुम भी सदा सुहागन रहो पुत्री। सोफिया पंडित जी के सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद लेकर वंश की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। सोफिया पंडित जी को ये नहीं बतती कि उसकी अभी शादी नहीं हुई है। संग्राम पंडित जी अभी सोफिया की शादी नहीं हुई है। पंडित जी माफ करना पुत्री, हमें लगा कि तुम शादीशुदा हो इस वजह से हमने तुम्हें वो आशीर्वाद दे दिया। भगवान करे तुम्हें अपने पसंद का जीवन साथी मिले और तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें। सोफिया वहां खड़े खड़े वंश को देखकर मुस्कुरा रही थी और मन में सोच रही थी कि जल्दी तुम मेरे हो जाओगे वंश। पंडित जी ठाकुर साहब आपके बड़े बेटे की रिसेप्शन पार्टी के लिए परसों का मुहूर्त बहुत अच्छा है। शाम को 7:50 से लेकर रात के 2 बजे तक का मुहूर्त सबसे बढ़िया है। पंडित जी और संग्राम की आवाज सुनकर आरुषि और वीर भी नीचे आ जाते हैं। आरुषि बिना पल्लव किए पंडित जी के सामने बेशर्मों की तरह खड़ी रहती हैं। संग्राम धन्यवाद पंडित जी, आप हमारे एक फोन करने पर हमारे घर आ गए और आपने इतना बढ़िया मुहूर्त निकाला। संग्राम रामा पंडित जी का मुंह मीठा कराओ भाई। रमा पुनिया पंडित जी के लिए मिठाई और चाय नाश्ता लेकर आओ। संग्राम पंडित जी आप अपना मुंह मीठा करिए, तब तक आपके चाय नाश्ता का प्रबंध हो रहा है। पंडित नहीं नहीं ठाकुर साहब, मुंह मीठा कर लिया वही बहुत है। अब हमें आज्ञा दीजिए, चलते हैं। संग्राम अच्छा ठीक है पंडित जी, प्रणाम। पंडित जी जैसे ही घर से बाहर जाते हैं तो संग्राम धीरे से कहता है, संग्राम वीर परसों का मुहूर्त है, तब तक तुम दोनों एक कमरे में नहीं रह सकते। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर तुम दोनों एक कमरे में रहोगे तो तुम दोनों कुछ गलत कर बैठोगे, इससे अच्छा है कि तुम दोनों अलग अलग कमरे में रहो। बस 2 दिन की बात है। पंडित जी जैसे ही घर से बाहर जाते हैं तो संग्राम धीरे से कहता है, संग्राम वीर परसों का मुहूर्त है, तब तक तुम दोनों एक कमरे में नहीं रह सकते। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर तुम दोनों एक कमरे में रहोगे तो तुम दोनों कुछ गलत कर बैठोगे, इससे अच्छा है कि तुम दोनों अलग अलग कमरे में रहो। बस 2 दिन की बात है। आरुषि संग्राम की बातें सुनकर सोचती है कि हाँ शिशिश, 2 दिन तो मुझे आराम से बिताने को मिलेंगे, वरना वीर तो मुझे 1 मिनट भी सांस लेने नहीं देते और उसके बाद जो दर्द होता है वो अलग, मेरी तो हालत खराब हो जाती है। वीर जी भाऊजी हम 2 दिन के लिए दूर रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। वीर ने अपने भाऊजी को हाथों कर दिया था पर वो सोचता है कि मैं 2 दिन बिना आरुषि को छुए कैसे रहूंगा। तब उसकी नजर बाजू में खड़ी हुई सोफिया पर जाती है और उसके मुंह पर एक शैतानी स्माइल आती है। वीर अपने आप से कहते हैं, आरुषि नहीं है तो क्या हुआ? आरुषि एक अकेली लड़की थोड़ी है मेरी आग मिटाने के लिए। सारे लोग अब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वंश सिया का हाथ पकड़कर उसे आराम करने के लिए कमरे में छोड़कर आता है और खुद किसी काम से बाहर चला जाता है। वंश ने सबसे कह दिया था कि आज तू दिन कोई काम नहीं करेगी, इसीलिए कोई सिया को काम नहीं बताता। रमा हॉल में बैठे बैठे कुछ सोच रही थी कि उसकी नजर पुनिया पर पड़ती है। पुनिया का 9वां महीना चल रहा था। रमा पुनिया तेरा 9वां महीना चल रहा है ना? पुनिया जी अम्मा मेरा 9वां महीना चल रहा है। रमा अब तो कोई काम नहीं करेगी जब तक तेरा बच्चा 2 महीने का ना हो जाए, तू एक काम कर गांव चली जा।
पुनिया, अम्मा मैं गांव में जाकर क्या करूंगी, एक काम करती हूँ, मैं गांव से अपनी बहन को बुला लेती हूँ, मैं जब तक यहाँ पर आराम करूंगी वह मेरे बदले का सारा काम कर देगी। रमा, हाँ ये भी ठीक है, तू यहीं पर रुककर आराम कर ले। कब बुला रहे हैं अपनी बहन को और क्या नाम है उसका? पुनिया, अम्मा मैं उसे अभी फोन कर देती हूँ तो वो शाम की ट्रेन से यहाँ आ जाएगी और उसका नाम चांदनी है। पुनिया, अम्मा मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। रमा, हाँ हाँ बोल क्या? पुनिया, अम्मा आप तो जानती हैं ना कि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मेरे चाचा चाची ने हम दोनों बहनों को पाला है, पर कब तक वो मेरी बहन को अपने साथ रखेंगे, और अब उसकी उम्र भी हो गई है शादी की। इसी महीने वो 18 की होने वाली है। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा सा लड़का हो तो मैं उसकी शादी कर दूंगी। मेरे ऊपर से भी उसकी जिम्मेदारी हट जाएगी। रमा, हाँ हाँ तू चिंता क्यों कर रही है? जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिलेगा हम तेरी बहन की शादी कर देंगे, तब तक वो हमारे साथ ही रह लेगी और तेरी भी मदद हो जाएगी। तेरा भी बच्चा होने वाला है, उसे संभाल लेगी यहाँ पर। पुनिया, जी अम्मा, हम सच्ची कहते हैं, मगर आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। आप लोगों ने ही रमेश की दारू पीने की आदत छुड़वाए, वरना वो तो मुझे उस दिन ही मार ही देता। रमा, चल अब खाना बना ले, क्योंकि दोनों महारानियां तो आएंगी नहीं खाना बनाने, बनाना तो तुझे ही है। तू तैयारी चालू कर, मैं आती हूँ अभी। रमा पुनिया से बात करके वीर और आरुषि के कमरे में देखने जाती है कि कहीं वीर और आरुषि एक दूसरे के पास तो नहीं बैठे हैं। मुझे ऐसे ही वीर के कमरे में पहुंचती है तो उसे वीर और आरुषि पास में बैठे हुए देखते हैं। रमा, मुझे पता ही था, दोनों के अंदर 24 घंटे आग ही लगी होती है। दोनों 24 घंटे चिपका चिपकी ही करते रहते हो। नहीं रहा गया ना 2 दिन एक दूसरे से दूर। चल आरुषि, तू आज और कल 2 दिन मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। तुम्हारे बाबूजी 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं वैसे भी अकेली रहूंगी, इससे अच्छा है कि तू मेरे साथ मेरे कमरे में रहे। आरुषि अपना मुंह बिगाड़ कर धीरे से बड़बड़ाती है, पता नहीं इस बुढ़िया को मुझसे क्या दिक्कत है। आरुषि 2-3 कपड़े अपने साथ रखती है और रमा के साथ उसके कमरे में चली जाती है। वीर अपने कमरे में लेटे लेटे अपने खाली बिस्तर को देख रहा था, तभी उसके दिमाग की घंटी जलती है और वो अपने कमरे से उठकर सोफिया के कमरे में चला जाता है। वीर सोफिया के कमरे के बाहर जाकर इधर उधर देखता है ताकि उसे कोई देख ना ले, और धीरे से सोफिया के कमरे को खटखटाता है। अंदर से सोफिया कोई जवाब नहीं देती। वीर फिर से सोफिया के रूम का डोर खटखटाता है। थोड़ी देर बाद अंदर से धीमी धीमी आवाज आती है, सोफिया, पुनिया अंदर आ जाओ, मैं वॉशरूम में हूँ। सोफिया को लगा कि पुनिया आए है, क्योंकि सोफिया ने पुनिया से कहा था कि मैं नहाने जा रही हूँ तो तुम मेरे कमरे में आ जाना, मुझे कमर घिसवानी है तुमसे, कमर तक मेरा हाथ नहीं जाता इसलिए। वीर सोफिया की बात सुन के चुपचाप डोर खोलता है और अंदर से लॉक कर लेता है। वीर सोफिया के ड्रेसिंग टेबल के पास जाता है और वहां से परफ्यूम उठाकर अपने बदन पर लगा लेता है और अपने बाल ठीक करके सोफिया के वॉशरूम का डोर खटखटाता है। ओसिया, अरे पुनिया, गेट क्यों खटखटा रही हो? मैंने ही तो तुम्हें बुलाया था ना। आ जाओ अंदर। वीर सोफिया के वॉशरूम के अंदर जाता है और उसे लॉक कर लेता है। अब वीर दिखता है कि सोफिया का सुनहरा बदन शावर के नीचे कैसे चमक रहा है। वीर धीरे धीरे अपना हाथ सोफिया की कमर पर लेकर जाता है। सोफिया, हाँ हाँ बस यही, अच्छे से रगड़ दो। वीर सोफिया की कमर पर ढेर सारा साबुन लगाता है और अपने हाथों से रगड़ने लगता है। सोफिया, पुनिया ये तुम्हारा हाथ कुछ ज्यादा ही भारी नहीं लग रहा है? मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी में लोगों के पैर भारी होते हैं, पर तुम्हारे हाथ भारी हो गए हैं। वीर सोफिया की बात सुन के धीरे धीरे हंस रहा था। सोफिया, आह है, पुनिया क्या कर रही है? तेरा हाथ बहुत जोर से लग रहा है। सोफिया वीर के हाथों को टच करती है तो उसे पुनिया के हाथ कुछ ज्यादा ही कड़क लग रहे थे। वह एक औरत के हाथ नहीं थे, सोफिया ये महसूस कर लेती है। सोफिया जैसे ही पलटती है तो उसके सामने पुनिया नहीं वीर खड़ा था। सोफिया, थे भगवान, तभी तो मैं कहूँ कि पुनिया का हाथ इतना कड़क कैसे हो गया। तुम भी ना वीर मुझे डरा देते हो। मुझे लगा पता नहीं मेरे पीछे कौन है। वैसे तुम मेरे वॉशरूम में क्या कर रहे हो? पता है ना, बाऊजी ने कहा है कि 2 दिन तुम किसी भी लड़की को छू नहीं सकते। वीर सोफिया को अपने गले से लगा लेता है। सोफिया के बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे और उसका बदन वीर से जाकर चिपक जाता है। वीर को बहुत अच्छा मीठा मीठा एहसास हो रहा था। वीर सोफिया की बातों को नजरअंदाज करके उसमें खो जाता है। सोफिया भी वीर से कोई सवाल नहीं करती, जैसे उसे भी वीर का ही इंतजार था। वीर सोफिया को अपने आप से दूर करता है और ऊपर से नीचे तक एक नजर देखता है। वीर की नजर सोफिया के बड़े बड़े ब्रेस्ट पर जाकर रुक जाती है। वो उसके ब्रेस्ट को दबाता है।
सोफिया पूरे मूड में आ जाती है। वीर के ब्रेस्ट दबाने से सोफिया को एक अलग ही एहसास होता है। वीर जैसे ही आगे बढ़ता है तो सोफिया के रूम का डोर खटखटाता है। सोफिया के रूम के बाहर रमा खड़ी थी। रमा, सोफिया बेटा, आरुषि रिसेप्शन पार्टी की शॉपिंग के लिए जा रही है, मैंने उससे कह दिया है वो तुम्हें भी लेकर जाएगी, तो जल्दी से नीचे आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। सोफिया, जी आंटी जी, बस 5 मिनट में आई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।